everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का ये जो चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, उसे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी तक हमने चैप्टर में क्या देखा, क्या जाना, क्या पढ़ा। तो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो जो इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से जुड़ा हुआ जो एस्पेक्ट था, इंडिया का क्या स्टैंड है उन सारी चीजों पे, वो हमने पढ़ लिया। अब इन्वायरमेंट में आते हैं रिसोर्सेस, और इन्वायरमेंट को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, इन्वायरमेंट को अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो सारा सब कुछ रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ है कि नहीं। और अब हम क्या कर रहे हैं, सारा सब कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अब ये जो टॉपिक है ना आपका रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, ये वही इंसाइट आपको देने की कोशिश करेगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एकदम सटीक तरीके से समझ में आए रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स आखिरकार है क्या। जो बुक में लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन उसके अलावा एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं आपको, समझिएगा सारी चीजें। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, देखो जियोपॉलिटिक्स क्या होता है। जियोपॉलिटिक्स मतलब क्या, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को जोड़ दिया। हाँ सर, हमारे दोनों सब्जेक्ट है तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स से तात्पर्य यह होता है कि बेसिकली, या फिर रिसोर्स को एक मिनट हटा दो, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स शब्द कर लें तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं क्या होती है, ज्योग्राफी से ड्रिवन होती है। या फिर ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। मतलब कि किसी कंट्री की लोकेशन कहीं पे, जैसे कश्मीर जो एक बहुत जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है, या फिर कश्मीर की जियोपॉलिटिक्स, तो कश्मीर की जियोपॉलिटिक्स को अगर समझोगे ना, तो वो ज्योग्राफिकली पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि कश्मीर ऐसी पोजीशन पे लोकेटेड है कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया तीनों के बीच में क्या है, वो बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है। ठीक है, कह सकते हैं क्या कि कंफ्लिक्ट जोन बन गया एक तरह से। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही क्या होता है कि अब ये तो सिर्फ एक लोकेशन की बात होगी ज्योग्राफी में, वैसे ही ज्योग्राफी में रिसोर्सेज आते हैं। जैसे यूक्रेन है, तो जियोपॉलिटिकल एंगल अगर देखोगे तो यूक्रेन क्या है, रशिया का गेटवे टाइप से होता है। तो रशिया हद करके चाहेगा कि वो उसके कब्जे में आ जाए। समझ में आ रहा। तो हर एक जगह की कुछ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होती है, और वो जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ड्रिवन होती, तो वो पूरा खेल जो खेला जाता है वो जियोपॉलिटिक्स होता है। अब यहां बात करते हैं हम किस चीज की, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स की। तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स से आपको क्या समझ में आ रहा है, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स से सिंपल सी चीज ये समझ में आना चाहिए, क्या रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स से सिंपल सी चीज ये समझ में आना चाहिए कि रिसोर्सेस को लेकर जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस चलती रहती हैं, कि हाँ रिसोर्सेज को लेकर जो कंट्रीज जिस तरह से रिएक्ट करती है वो चीज। तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसोर्सेज, कि किसको क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है, कहां मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स है। ठीक है, रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में किसे कितने रिसोर्स मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स कहलाता है। अब पॉइंट ये आता है कि व्हाई रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाई रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, या फिर रिसोर्सेज को लेकर जब पॉलिटिक्स खेली जा रही है सर, तो रिसोर्सेज इतने जरूरी क्यों है, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल ही रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। मानते हो इस चीज को। तो रिसोर्सेज हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मींस एंड मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन। अगर आप जैसे देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ठीक था, अपने देश में विकास कर लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, उन्होंने दूसरी जगह जा जाके क्यों लोगों को गुलाम बनाया, क्यों कॉलोनीज बनाई, क्यों, क्योंकि भूख थी रिसोर्सेज की। हर सेंस में आप देखोगे, अगर सवाल बनता है कि व्हाई रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, तो हर कंटेक्स्ट में रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज को कंसीडर करते हुए ही सारी चीजें हुई है। ठीक है, रिसोर्सेज हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मींस एंड मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन। ठीक है, ग्लोबली जो यूरोपियन पावर का एक्सपेंशन हुआ है, उसके पीछे भी कंसिडरेशन रिसोर्सेज ही थे। सबको रिसोर्सेज चाहिए, और उसी के चलते क्या है, यूरोपियन इकोनॉमीज जो थी, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, यूरोपियन पावर जो थी, वो देश में अलग अलग देशों में निकल पड़ी। ठीक है, दे हैव आल्सो बीन फोकस ऑफ इंटर स्टेट राइवलरीज। दो स्टेट्स अगर आपस में लड़ रहे हैं तो रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं। तो इस केस में पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एक चीज ये बता सकता हूं अच्छे से, क्या कि वर्ल्ड वाइड जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो कुछ पाने की उसमें ही होते हैं। रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है कुछ कंसिडरेशन को लेके, मतलब अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी आज का जैसे ट्रेंड देखोगे तो आज तो क्या है, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा है, कि अपनी विचारधारा को स्थापित करना, इस कारण लोग लड़ रहे हैं। लेकिन उस विचारधारा में कहीं ना कहीं क्या है, रिसोर्सेज का कंसिडरेशन हमेशा ही रहता है।
और इन्वायरमेंट, अगर चैप्टर देखोगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो इन्वायरमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज है उन्हें गेन करने की चाह में क्या हो रहा है, यूरोपियन पावर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, इंटरस्टेट राइवलरीज भी हुई कारण से हो रही है। वेस्टर्न geopolitical thinking about resources has been dominated by the relationship of trade, war and power, and at the core of which were overseas resources and maritime navigation। ठीक है, और जब वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही थी, जब एक्सपेंशन हो रहा था यूरोपियन पावर्स का, तो वो ये चीज को कंसिडर करते थे क्या कि ट्रेड, वॉर एंड पावर, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी अपने एक्सपेंशन में। और वहां पर उस समय पे एक्सपेंशन जैसे क्या है कि मैरीटाइम रूट्स के थ्रू होता था, तो अब क्या है, मैरीटाइम रूट्स के थ्रू एक्सपेंशन होता था, तो खुद मैरीटाइम रूट्स के थ्रू जैसे वो जाते थे, जैसे शिप वगैरह हो गई, तो वो बिल्ड करने के लिए टिम्बर वगैरह इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाते थे। तो हमेशा क्या है, जो रिसोर्सेज की नीड रहती थी उसको कंसीडर करके कॉन्फ्लिक्ट जो रहा है, पॉलिटिक्स जो रही है, वो ड्रिवन रही है। समझ में आया? तो ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का मैंने आपको आइडिया दिया एक। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखोगे आप, ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ओवर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, तो सिंस टाइम इमेमोरियल रिसोर्सेज हमेशा इंपॉर्टेंट रहे। कभी वो रिसोर्सेज टिम्बर के फॉर्म में इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा क्या कि लार्ज स्केल पे इंडिया में और दूसरी कॉलोनीज में जैसे इंडोनेशिया, डच, ठीक है, मतलब यहां से क्या हो रहा है कि इन सारी कॉलोनीज से पेड़ काट काट के ले जाए जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय पे टिम्बर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। समझ में आया? तो हिस्टोरिकली आप देखोगे तो इंपॉर्टेंस रही है रिसोर्सेज की। ये बात अलग रही कि अलग अलग समय पे अलग अलग रिसोर्सेज रहे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, इन पर्टिकुलर ऑयल, was well established both during the First World War and the Second World War। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों ही वॉर्स के टाइम पीरियड में जैसे ऑयल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहा है। सिमिलरली कोल्ड वॉर पीरियड जब आता है तो जो नॉर्थ के नेशंस थे, क्योंकि आप देखते हो कि वॉर में भी वही इंगेज ज्यादा थे और वॉर के बाद में भी कोल्ड वॉर का जो इंपैक्ट है, वी कैन नॉट से दैट कि वो यूरोप तक ही सीमित था, लेकिन यूरोप में इंटेंस था, है ना। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर कंट्रीज इंश्योर्ड द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। आप समझ रहे हो कि कैसे रिसोर्सेस जरूरी है। ऑयल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहा पूरे वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, तो वहां पे भी रिसोर्सेज के कंटिन्यूस सप्लाई को इंश्योर करने के लिए ड्यूरिंग कोल्ड वॉर कंट्रीज इंश्योर्ड द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट्स and along sea lanes of communication, the stockpiling of strategic resources, efforts to prop up friendly governments in producing countries, as well as support to multinational companies and favorable international agreements। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज में ऑयल जैसे कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहा, तो हमेशा पॉलिटिकली ये प्रयास किए गए कि उन रिसोर्सेज को इंश्योर किया जाए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, उसके बाद में कोल्ड वॉर पीरियड में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करती है, तो जो अरब नेशंस वगैरह थे वहां पे फोर्सेस उतर के आ गई, ठीक है। गल्फ रीजन जो है जहां पे ऑयल बेसिकली पाया जाता है, वहां फोर्सेस उतर के आ गई थी यूरोपियन पावर्स की। साथ ही साथ आप क्या देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज की स्टॉक पाइलिंग होती थी, कब जरूरत पड़ जाए तो उस तरह से स्ट्रैटेजिक रिसोर्स में जैसे न्यूक्लियर वेपन भी आ गए, तो न्यूक्लियर वेपन की भी स्टॉक पाइलिंग हो रही है, सारी चीजें समझ में आ रहा है, ठीक है। फ्रेंडली गवर्नमेंट भी था, मतलब ऐसे पपेट गवर्नमेंट बैठा के रखने की कोशिश करती थी कि हाँ इस कंट्री में रिसोर्स है तो हमें रिसोर्स कंटिन्यूसली मिलते रहे, इसके लिए इंश्योर करो कि ऐसी सरकार बैठे जो हमारी कठपुतली हो। समझ रहे हो? तो उस कंटेक्स्ट में हिस्टोरिकली भी जैसे अगर आप देखोगे तो हमेशा रिसोर्सेज को लेकर पॉलिटिक्स जो रही है वो गर्मा गर्मी में रही है। पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स को कंसीडर किया जाता था व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज, एंड सच रिसोर्सेज वर ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर कंटिन्यूज टू बी टू इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ग्लोबल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ग्लोबल स्ट्रेटेजी में जैसे अगर आप देखोगे ऑयल और वाटर ये दो इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहे। अब बोलोगे सर तेल और पानी मतलब दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो तेल और पानी की जुबानी सुनो जरा थोड़ी सी। क्या है कि ऑयल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए रहा है क्योंकि आज भी जैसे आप देखोगे तो क्रूड ऑयल को लेकर क्या है एक बड़ा वो है ना कि सारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑल फोर द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑल फोर much of the 20th century as a portable and indispensable fuel। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है रिलाइड ऑन ऑल, वही तो मैं सोच रहा हूं ऑल कहां से आ गया, ऑयल, relied on oil for much of the 20th century as a portable and indispensable fuel। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि पूरे समय फ्यूल को एक बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी चलाना है, कुछ भी चलना है, देश इकोनॉमी को भी चलना है तो फ्यूल तो लगेगा ही लगेगा। तो उस चीज को कंसीडर करते हुए
वर्ल्ड वाइड फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहे सभी कंट्रीज, ठीक है। द इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड विद ऑयल generates political struggle to control it and the history of petroleum is also the history of war and struggle। अब जब ऑयल इतना इंपॉर्टेंट रहा है तो उसी कंसिडरेशन को चलते हुए क्या होता है कि हिस्ट्री ऑफ एक तरह से ऑयल जो रहेंगे ना तो वो क्या रहेगी, तो हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड स्ट्रगल भी रहेगी। हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज द हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पेट्रोलियम। इसका एग्जांपल आप देखो कि जितना भी क्राइसिस गल्फ के कंट्रीज में, चाहे वो इराक की बात कर लो, सऊदी अरेबिया की बात कर लो, ईरान की बात कर लो, ये जो पूरे क्षेत्र में टर्मोइल रहा, तो न्यूक्लियर वेपन या फिर ऑयल, इन्हीं के चक्कर में पूरा मतलब वेस्टर्न कंट्रीज अपने इंटरेस्ट यहां दिखाती थी। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को यहां ऐसा नहीं कि इनका डेवलपमेंट करना है सारी चीजें, वेस्टर्न कंट्रीज को यह इंश्योर करना था कि उन्हें रिसोर्सेज मिलते रहे। वहां के जो नेटिव्स थे, अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, इंडिजीनियस पीपल जो रहते हैं, तो इंडिजीनियस पीपल को ऐसा लगता है कि यार हमारी जगह है तो रिसोर्सेज एटलीस्ट हमारे तो हो, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के नाम पे क्या आता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, थोड़ी सी जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो क्या करती है, वो ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास आए, और इसी के चलते क्या होता है कि इन रिसोर्सेज के साथ जो जुड़ा हुआ वेल्थ है, इन रिसोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ जो प्रोग्रेस है, उसी के चक्कर में क्या होती है, लड़ाइयां होती है। तो यहां पे वही बताया गया कि ऑयल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहा है हमेशा से, एंड द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड स्ट्रगल्स। जैसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ऑयल रिसोर्सेज का अराउंड द वर्ल्ड, तो वेस्ट एशिया जो है, ठीक है, स्पेसिफिकली ये जो गल्फ रीजन है, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इराक, ये वाला जो क्षेत्र है, कुवैत, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, गल्फ रीजन अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, बट इट हैज 64% ऑफ प्लैनेट्स नोन रिजर्व। तो धरती पे जितना भी नॉन रिजर्व है उसका 64% इस गल्फ रीजन में है, ठीक है। तो जैसे यहां पानी कमी है तो यहां पानी की जगह तेल है, समझे, वो चीज होती है। प्लैनेट्स नॉन रिजर्व्स and is therefore the only region able to satisfy and substantial rise in oil demands, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसा रीजन है जो क्या है, जो सब्सटेंशियल ऑयल डिमांड्स बढ़ रही हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए यही रीजन एकमात्र है। तो अब हर कंट्री, वेस्टर्न पावर सब चाहेंगे कि उनका कंट्रोल यहां पे हो। तो सऊदी अरेबिया हैज अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व एंड इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सऊदी अरेबिया सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इराक जो है तो इट इज नोन फॉर द ऑयल रिजर्व्स, सेकंड ओनली टू द सऊदी अरेबिया। लेकिन एंड सिंस सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफ इराकी टेरिटरी आर येट टू बी फुली एक्सप्लोर्ड, तो ऐसा माना जाता है कि देयर आर फेयर चांसेस दैट एक्चुअल रिजर्व्स माइट बी फार लार्जर, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो पूरा का पूरा गल्फ रीजन जो है तो पोटेंशियल लेके चलता है ऑयल की, और उसी के चलते क्या है कि जियोपॉलिटिक्स जो है इस क्षेत्र की, ठीक है, इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स में एवरी पावर इज इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि ऑयल इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। The United States, Europe, Japan, and increasingly India and China, which consume this petroleum, are located at a considerable distance from this region। अब है जो इस क्षेत्र में अवेलेबल है रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज की नीड जो है वो हर कंट्री को है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान, इंडिया, चाइना, लेकिन ऑल द नेशंस आर सिचुएटेड फार फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। तो अब कैसे इंश्योर किया जाएगा कि यहां से रिसोर्स वहां तक, उन देशों तक पहुंच पाए? तो that all will depend on resource geopolitics, how the political influence in this region is being created by any country, ठीक है। This will ensure that whether that country is receiving the resources from this region or not। समझ में आया? तो इस सेंस में रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है, वाटर एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द वर्ल्ड, और उसी के इर्द गिर्द फिर जियोपॉलिटिक्स डेवलप होती है। तो वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या हो रहा है कि इंडिया में पानी पर्याप्त है, अगर ऐसे देखा जाए तो वी आर ब्लेस्ड कि इतना पानी है वर्ल्ड का मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के कारण। लेकिन अब इंडिया में पानी है और दूसरे देश में जहां पानी नहीं है तो वो इंडिया से पानी कैसे ले जाते हैं? तो जैसे यूएसए है, यूएसए इंडिया से क्या करता है, बासमती राइस इंपोर्ट करवाता है, ठीक है, मतलब इंडिया से राइस ले जाता है। तो इंडिया से सिर्फ राइस नहीं ले जा रहा, वो इंडिया का पानी भी ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस बासमती राइस को ग्रो करने में पानी भी तो लगा है। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग सेंस से आप क्या देखते हो कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कंट्रीज पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली लेने की कोशिश करती है। तो वैसे ही क्या है, वाटर भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। वाटर इज अनदर क्रूशियल रिसोर्स दैट इज रिलेवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स, रीजनल वेरिएशंस एंड इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड point to the possibility of disagreement over shared water resources as a leading source of conflict in 21st century। आज के समय में कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास पानी है, कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास पानी नहीं है। उसी के चलते क्या है कि वाटर एक पोटेंशियल क्या बन जाता है, रीजन बन जाता है, जिसके चलते क्या है
डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल सकते हैं दो देशों के बीच में, ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कंसीडर करते हैं वाटर वॉर्स एक टर्म कंसीडर करते हैं, ठीक है। दैट कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स कैन डिसएग्री ओवर मेनी थिंग्स, और जब कंट्रीज डिसएग्री करेंगे तो वो वाटर के ऊपर लड़ाइयां भी हो सकती है। इसका एक एग्जांपल ये है कि आप इसका एक एग्जांपल यहां पे ऐसे समझो, देखो कैसे कि कुछ अपर रिपेरियंस होते हैं, कुछ लोअर रिपेरियंस होते हैं। अपर रिपेरियंस और लोअर रिपेरियंस से मेरा क्या तात्पर्य, जैसे अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर जो है इंडिया से होते हुए बहते हुए जाती है और फिर पाकिस्तान में बहते हुए जाती है। तो अगर हम यहां डैम बना दें तो पानी रुक जाएगा, पाकिस्तान में पानी कहां से जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे आप ब्रह्मपुत्र रिवर देखोगे तो इंडिया में जहां आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर यहां से, ठीक है, तो वो कहां से होते हुए आती है, चाइना से बहते हुए आती है। तो इस केस में चाइना अपर रिपेरियन नेशन हो गया, इंडिया लोअर रिपेरियन नेशन हो गया, समझ रहे हो। तो अब क्या होता है कि लोअर रिपेरियन नेशंस जो है वो हमेशा कंप्लेन करेंगे अपर रिपेरियन स्टेट्स की, क्या कि हमें पानी कम दे रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। अगर मान लो यहां हमने पानी पॉल्यूट करना चालू कर दिया इंडस्ट्रीज, तो यहां पॉल्यूटेड वाटर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो वाटर वॉर्स वाला पॉइंट लिखा है ना कि वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है, वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड द कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स कैन डिसएग्री ओवर मेनी थिंग्स एंड दिस मे क्रिएट वाटर वॉर्स, समझे कि नहीं। स्टेट्स हैव यूज्ड फोर्स टू प्रोटेक्ट और सीज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में लड़ाइयां 1950s 1960s में रही है बाय ईच साइड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम जॉर्डन एंड यारमुक रिवर्स। वो तो वैसे ही पानी की कमी उन क्षेत्र में, तो वहां पे पानी के ऊपर लड़ाइयां हुई है, वायलेंस देखने को मिला है। सिमिलरली थ्रेड्स बिटवीन टर्की, सीरिया एंड इराक ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स टू यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो दर्शाते हैं। और देखना चाहोगे आप तुम्हारी कंट्री में इंटरनली देखो तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट होता है, जैसे मैंने आपको इंडस का बताया ये, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टडीज शो दैट कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स एंड मेनी कंट्रीज डू शेयर रिवर्स आर इन्वॉल्व इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर। तो जो कंट्रीज पानी शेयर करती है और जो बहुत सारी शेयर कर रही है, दे आर इन्वॉल्व इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। एग्जांपल इज चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। एक और लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का जो हम इंडिजिनियस पीपल्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई है। अनअकैडमी प्लस पर मैं क्लास 9th और 10th को पढ़ाता हूं, तो क्लास 9th और 10th के मेरे ये कोर्सेज चल रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन, तो जैसे 9 से 11 तक के सब्सक्रिप्शन अगर अभी लेते हैं तो यू पीपल कैन सेव अप टू 40%, ठीक है। कैसे? तो एक्सटेंशन ऑफर है जहां पे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3 मंथ का ऑफर मिल रहा है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन और if you want to avail any offer, you have to use the code DIGRAJ Digraj. So this was all about from my side about this topic. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर चैप्टर को अपन क्या करते हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। फाइन, तो ये सारा सब कुछ खत्म करते हैं। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।